दोस्तों, परिवर्तन यानी चेंज ये संसार का नियम है। निरंतर कंटिन्यूअसली दुनिया में बदलाव होते रहते हैं और इस बदलाव का असर इस पृथ्वी पे उपस्थित छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े जानवर तक सब पर होता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होते रहता है, इंसानों में भी बदलाव आता है। आज मॉडर्न लाइफ है लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया है, वर्कलोड इतना हो गया है, स्ट्रेस इतना हो गया है, फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गया है, नींद कम हो गई है, टेंशन है, स्ट्रेस है, और ये सारी चीज़ें कुछ नई नई बीमारियों को जन्म देती हैं जो पहले कम हुआ करती थी, अब वो बढ़ते जा रही हैं। जैसे पहले कैंसर कम होता था, डायबिटीज़ कम होता था, ठीक है, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह की जीवन शैली, लाइफस्टाइल हमारा जैसे जैसे बदलता जा रहा है, उस तरीके से रोग भी, कुछ रोग ऐसे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी तरह के एक रोग के बारे में बात करेंगे, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आया है ना, इसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है और आज लगभग 6 से 20% तक लोगों को IBS है, यानी 6 to 20% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम राइट नाउ इन द वर्ल्ड। गॉट इट? इसका ऐसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई रीज़न तो किसी ने नहीं बताया, मॉडर्न साइंस ने कहा नहीं है कि इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, लेकिन कई पेशेंट के सर्वे करने के बाद कुछ लोगों ने कुछ अपने ओपिनियन रखे हैं कि ये कारण हो सकता है, ठीक है। उसमें से सबसे पहले, जैसे मैं तो माइंड पे स्ट्रेस करता हूँ ज़्यादा, यानी मेंटल सिम्टम को प्राथमिकता देता हूँ, तो आई विल टेल सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं स्ट्रेस को, तनाव। दूसरा है लॉस ऑफ स्लीप, यानी नींद का कम होना या नींद का ठीक से ना होना। तीसरा है जो खाना खाते हैं उसमें एरर हो जाना। और चौथा है जो हमारे GIT सिस्टम में, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनमें बदलाव आ जाना, ठीक है। ये मेन कारण है। अब हम लोग देखते हैं IBS मोस्टली, अब पहले हम लोग स्ट्रेस का लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, सुबह 6 बजे उठ जाता है और इसको फिर निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए 7 बजे। ऑफिस पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाता है उसको। वो अपना हार्डवर्क करता है, फिर ऑफिस से उसको कुछ काम मिलता है, वो घर लेके आता है, फिर वो घर पे वो काम कंप्लीट करता है और रात को सोते सोते उसको लेट हो जाता है, फिर सवेरे जल्दी उठना होता है। इस तरह का साइकिल उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका फिजिकल एक्सरसाइज मिसिंग है, इंटेलेक्चुअल वर्क बहुत ज़्यादा है, इसको ज़्यादा भी नहीं कह सकते, स्ट्रेस है, यानी यू हैव टू डू दिस, ये ऑफिस का इतना काम है, आपको करना ही है, ये बाउंडेशन टाइप है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बंदे का स्ट्रेस लेवल हाई होने लगता है और ऑटोमेटिकली आप पे वर्कलोड ज़्यादा है, आपको ज़्यादा समय देना है अपने काम के लिए, तो नींद कम हो जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा इतना काम में मशगूल रहता है, इतना बिजी होता है कि वो अपने खाने पे भी ध्यान नहीं देता। ठीक है, आधे घंटे बाद खा लेंगे, 1 घंटे बाद खा लेंगे, भूख लगी है लेकिन ये कंप्लीट तो करना है ना भाई। आप नहीं करोगे तो आपका सब्स्टिट्यूट दूसरा आ जाएगा। लाइफ इज़ रनिंग। इसीलिए मैंने कहा मॉडर्न ज़माने में जो बदलाव आ रहा है उसका ये वजह है। सो इस तरीके से समय बेसमय खाना खाना या जंक फूड खाना या ऑयली स्पाइसी या कोई एडिक्शन हो, अब आदमी थक जाता है तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो एडिक्शन ले लेते हैं अल्कोहल का, कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ टोबैको लेते हैं, इसका सहारा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का असर आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे तो पड़ेगा ही ना, इंटेस्टाइन के।
ठीक है। और फिर लास्ट में है गुड बैक्टीरिया। दोस्तों, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो और ब्रेन, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। गुड बैक्टीरिया मैसेज भेजता है थ्रू नर्व्स टू ब्रेन, और ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ें चाहिए रहती है वो सिक्रीट करता है, वो निकालता है इंटेस्टाइन में या स्टमक में। गॉट इट? सो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब ये कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो भी पेशेंट आईबीएस का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ ये एक बंदे का बिजनेस क्राइसिस हो गया है, ठीक है। अब आप खाना खा रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं उस हिसाब से गुड बैक्टीरिया मैसेज देता है ब्रेन को, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मैसेज जाता है ब्रेन को। ब्रेन उस हिसाब से हार्मोन्स या जो भी सिक्रीशन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल निकालता है, पेप्सिन निकालता है, टाइलिन निकालता है, सलाइवा निकालता है। लेकिन वो कब निकालेगा? जब वो ब्रेन खाली होगा। अब बिजनेस क्राइसिस हुआ है, वो बंदे का पूरा दिमाग बिजनेस पे है, ब्रेन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वो ठीक तरह से नहीं कर पाता काम, और जितना सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीशन होना चाहिए वो नहीं होता है, और इन रिजल्ट इंडाइजेशन, और ये कंटिन्यूअस परसिस्ट रहा तो आईबीएस भी हो सकता है। सो गुड बैक्टीरिया और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। इन 4 रीज़न को बताया जाता है कि ये 4 कारण हो सकते हैं, पर स्पेसिफिक किसी को नहीं कहा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लक्षण के बारे में। कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को आईबीएस हुआ है? तो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लक्षण है कि उस बंदे के पेट में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में, ठीक है। कभी कभी ये दर्द पूरे पेट में होता है, लेकिन ये दर्द कभी भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा पे नहीं होता। सिर्फ ऊपरी हिस्से पे आईबीएस का पेन नहीं होता। या तो ये लोअर एब्डोमेन में होगा, पेट के निचले हिस्से में, या पूरे पेट में। ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में ही होता है, और ये क्रैम्प टाइप का पेन होता है बिफोर स्टूल। पैखाना जाने से पहले जैसे मरोड़ टाइप की होती है ना, उस तरह का पेन होता है। सो आईबीएस के पेशेंट में ये पेन का रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है डायरिया, लूज मोशंस। जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो धीरे 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 इंटेस्टाइन में जाता है, पेट से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी प्रोसेस है बहुत बड़ा, वहाँ से जाता है। और हर एक जगह पे जैसे पचाने के लिए कुछ न कुछ निकलता है, मुंह में सलाइवा निकलता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर बाइल है, ऐसी सारी चीज़ें निकलती हैं और डाइजेस्ट करते हुए जाती हैं धीरे 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 धीरे। पर आईबीएस में, डायरिया में क्या होता है कि जो स्टूल का, जो पैखाने का मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड बाउवेल ट्रांजिट भी कहते हैं, ठीक है। वो तेज हो जाता है आईबीएस के पेशेंट में, और तब पेशेंट को डायरिया होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे भी कहते हैं कि कोई एंग्जाइटी वगैरह हुई या कोई स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, तो उनका ये जो मूवमेंट है एक्सेलरेटेड बाउवेल ट्रांजिट, ये तेज हो जाता है। एक्सेलरेटेड मतलब तेज होना ही होता है। सो बाउवेल ट्रांजिट एक्सेलरेट हो जाता है, तेज होता है ड्यू टू एंग्जाइटी। तो जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी की वजह से पेशेंट को डायरिया हो गया। उसके लिए हमारे होम्योपैथी में जलसीमियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, फॉस्फोरिक एसिड है, सिलिकॉन है, ये सारी दवाइयाँ हैं। सो यहाँ पे इन दवाइयों का हेल्प लेके हम लोग पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रैम्प्स, डायरिया, और तीसरा है कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, खाना जितनी तेज़ी से जाता है,
डायरिया में एक्सेलरेट होता है, उतने ही धीमी गति से कॉन्स्टिपेशन में जाता है। यहाँ बॉवेल ट्रांजिट तेज हो गया था डायरिया में, यहाँ पे स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो भी स्टूल रहता है उसमें जो वाटर कंटेंट होता है उसको इंटेस्टाइन खींच लेता है। ज़्यादा देर तक स्टूल अगर इंटेस्टाइन में रहा तो इंटेस्टाइन उसके वाटर कंटेंट को खींच लेता है, एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्टूल ड्राई हो जाता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है। ठीक है। और इस समय क्या होता है ना, पेशेंट को मोशन जाने से पहले हल्का पेन होता है और उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। मोशन हो जाने के बाद भी ऐसे पेशेंट को नहीं लगता कि मेरा बॉवेल साफ़ हो गया, मेरा पेट साफ़ हो गया है, उसको लगता है नहीं नहीं अभी और है। सच टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ओके। अब इसके बाद और एक लक्षण है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों चीज़ होती है, डायरिया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता। कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। और ऐसे पेशेंट को अक्सर पेट का दर्द बना हुआ होता है, हमेशा वो बोलेगा पेट में दर्द है, भारीपन है, और ये क्रॉनिक स्टेज में होता है, न्यू एक्यूट में नहीं होता। ज़्यादातर देखा गया है कि ये क्रॉनिक स्टेज में होता है, और इसके सिम्टम्स जो पिछले दो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वाले हैं उनसे सीवियर होता है, तेज होता है। सो ऐसे पेशेंट को ठीक करने में थोड़ी कठिनाई होती है, पर होम्योपैथी में इसके लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। नक्सोमिका है, सल्फ़र है, आर्सेनिक है, बहुत सारी दवाइयाँ, इग्निशिया है, कम से कम 100 से ऊपर दवाइयाँ हैं इसमें। गॉट इट। सो जो टफ से टफ केसेस हैं आईबीएस के, उसमें भी होम्योपैथी की कितनी अच्छी दवाइयाँ हैं। सो ये साइंस बहुत रिच है, बशर्ते आप उसके रिचनेस को इस्तेमाल करो। ठीक है। उसके बाद आता है बॉवेल मूवमेंट डिस्टर्ब। जैसा कि मैंने बताया, अगर बॉवेल मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया, अगर वो एक्सेलरेट हो गया तो डायरिया हो जाता है, अगर वो स्लो हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है। आईबीएस के पेशेंट को गैस की बहुत शिकायत होती है, ब्लोटिंग, वो खाना खाता है पेट फूल जाता है उसका, गैस बन जाता है, लेजीनेस, लेथर्जी, लेजिट्यूड, इरिटेबिलिटी। अब गैस बना है, बंदा काम क्या करेगा, वो तो वैसे ही चिड़चिड़ा रहेगा, ना उसका काम करने का दिल करेगा, ना बोलने का दिल करेगा। गॉट इट। लेजीनेस आ जाता है, ऐसे ब्लोट हो गया पेट, कहीं ऐसे सोया पड़ा हुआ है, चलने को बोला नहीं यार जाने दो, भारीपन लग रहा है, पेट पे हाथ लगा देता है। सो ऐसे में क्या होता है ना, पेशेंट धीरे धीरे अपने ऑफिस में जाना कम कर देता है, समाज में लोगों से मिलना कम कर देता है, उसका सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है इस आईबीएस की वजह से और ब्लोटिंग की वजह से, क्योंकि उसको हमेशा थकान थकान लगा रहता है, लेजीनेस। और दिन भर जब पैसे पड़ा ही रहेगा तो इस बंदे को नींद कहाँ से आएगी। सो यहाँ पे नींद भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है, रात को लेट नींद आती है उसको, और सवेरे लेट उठता है, उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती, उसको ऐसे लगता नहीं कि हाँ मेरी नींद पूरी हुई, नहीं, बिल्कुल नहीं। उठने के बाद भी उसको भारीपन लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों। सो इस तरह के सिम्टम्स आईबीएस में पाए जाते हैं। कुछ आईबीएस के पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जो तेल मसाले वाली चीज़ें खाने के बाद उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो फ्रूट खाने के बाद उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो मीठी चीज़ें खा लें उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। ठीक है। तो वो हमको जज करना पड़ेगा। अब जैसे मीठा है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, फ्रूट है तो चाइना है, नाइट्रम सल्फ है, आर्सेनिक है, पल्सेटिला है, ये प्रोमिनेंट दवाइयाँ हैं, इनमें बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। स्पाइसी है, तेल मसाला रिच फूड है तो नक्सोमिका है, हाइड्रास्टिस है, पल्सेटिला है। ठीक है। पोटैटो है तो एलुमिना है। तो कुछ पेशेंट होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ें अगर वो खा लिए तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो
तो इन चीज़ों का भी आपको पैरेलली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तुम्हें प्रिकॉशन क्या क्या करना है भाई। अगर IBS हो गया है तो प्रिकॉशन क्या करोगे? दवाई तो बाद में लोगे डॉक्टर के पास, कुछ आप भी तो कर सकते हो ना। तो आप समय निकालिए थोड़ा सा अपने डेली रूटीन से 15 मिनट 20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जॉगिंग करिए, एरोबिक्स करिए, थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन कीजिए। सेकंड, रेगुलर डाइट, और उसमें ध्यान रहे कि आपको जितनी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, ये सब देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा आप तेल मसाले की चीज़ खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें, रिच फूड, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पूर्वज बोलते हैं कि हाँ, घी खाना, दूध पीना, ये सब बहुत अच्छी बात है। हम भी मानते हैं अच्छी है, लेकिन हमारे पूर्वज कैसे थे जी? मेहनत करते थे, वो मेहनत कश लोग थे। आज आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पेशेंट आता है तो देखते हैं, ऑफिस की फाइल है देखते हैं, दिन भर तो कुर्सी पे बैठे, क्या मेहनत कर रहे हैं कि घी खाएंगे आप? सो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। जो भी कही गई बातें हैं ना, वो आप पे इम्प्लीमेंट होती हैं क्या? आपका वैसा हैबिट है? अगर नहीं है तो ये छोड़िए। अगर तेल मसाले की चीज़ों से आपको तकलीफ़ हो रही है तो ऑयली चीज़ें कम कर दीजिए ना खाना में। ठीक है, उसके बाद है साउंड स्लीप। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर जो आप काम करते हैं ना, उसके बाद आपकी बॉडी रिपेयर करती है रात को जब आप सोते हैं। अगर वो रिपेयर करने का टाइम कम रहा बॉडी को, तो पेशेंट तो वैसे ही लेथार्जिक हो जाएगा, सुस्त रहेगा। 4 दिन आदमी को मत सुलाइए, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आपको अच्छी से अच्छी नींद मिले। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जनरली मैं दवाइयाँ ऐसे बोलता नहीं है, पर IBS के पेशेंट को मोस्टली ज़्यादातर, अगर देखिए वो तेल स्पाइसी ज़्यादा ले रहा है, रिच फूड, नॉन वेज एडिक्शन है उसको, और उसका नींद प्रॉपर नहीं है, नक्सोमिका इज़ बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। प्रोवाइडेड, बेस्ट मैं तभी बोलूँगा जब उसके मानसिक लक्षण भी मिले उसके, सिर्फ फिजिकल नहीं। करेक्ट। उसके बाद अगर IBS के पेशेंट को फ्रूट खाने से बहुत तेज़ी से उसको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, एज आई टोल्ड यू, आर्सेनिक, चाइना, नाइट्रम सल्फ, पल्सेटिला, ये सब दवाइयाँ अच्छी है, लेकिन इनके ये लेते समय देख लीजिएगा कि इनके मेंटल सिम्टम मिल रहे हैं क्या पेशेंट से, सिर्फ फिजिकल नहीं। ठीक है, चाइना, आर्सेनिक, पल्सेटिला को प्यास नहीं रहती। पल्सेटिला बड़ा माइल्ड है, आर्सेनिक डरपोक है, चाइना दूसरे को ब्लेम करते रहता है, नाइट्रम सल्फ दूसरे पे डिपेंड रहता है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और जो मैंने कहा स्पेसिफिक चीज़ों का एग्रेवेशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, या जैसे पोटैटो का है तो वो एलुमिना का पेशेंट है, कच्चे चावल खाता है तो एलुमिना का पेशेंट है। ठीक है, अगर आप दवाइयाँ खुद से ले रहे हैं तो बट नेचुरल है, आप रिस्क ले रहे हैं। आप आजू बाजू बहुत सारे होम्योपैथ हैं, आप कहीं भी रहिए, इंडिया के किसी कोने में रहिए, आपके आसपास कोई ना कोई होम्योपैथ होगा ही। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, उस बंदे के पास जाइए, उसको अपना कंप्लेन बताइए, कम से कम वो डॉक्टर है, वो आपको बेस्ट ही देगा अपने हिसाब से। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट ठीक ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट ठीक नहीं होगा तो उसी का नाम खराब होगा। और कोई भी बंदा अपने लिए डिफेम नहीं मांगता, वो नहीं चाहता कि वो डिफेम हो। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके, पूछिएगा, मुझे अच्छा लगा तो ज़रूर जवाब दूंगा आपके क्वेश्चंस का। और कोई मशवरा देना है तो ज़रूर दीजिएगा। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।